हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं कॉमनली टॉपिक है, ये अपने 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और BA थर्ड ईयर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और हम ये बात कर रहे हैं आज की सार्क, किसकी बात कर रहे हैं? सार्क। आपको पता होगा सार्क के बारे में कि ये क्या है। ये एक यूनियन है, एक संगठन है। क्या है? एक संगठन। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि सार्क का पूरा नाम क्या है, सार्क का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या लिखेंगे आप? दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन। और अगर बात करें कि भाई इसका इंग्लिश फॉर्म पूछा जाए तो आपको लिखना है द साउथ, क्योंकि हम दक्षिण को जब साउथ कहते हैं तो यही होगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ है क्या, ये आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हम बात करें कि जिस तरह से अलग अलग देशों के गुट बने हुए हैं उसके आर्थिक सामाजिक सहयोगी हितों को लेकर, वैसे ही भारत के पड़ोसी देशों ने आपस में मिलकर अपना एक आर्थिक मकसद, सहयोगी मकसद को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाया है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन, यानी सार्क शॉर्ट में कहते हैं। और अगर इसको हिंदी में मिलाए तो इसका नाम कहते हैं दक्षेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षेज। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दक्षेज की, सार्क की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 कहाँ पे हुई थी? ढाका। कहाँ पे हुई थी? ढाका। और ढाका कहाँ है आपको पता ही होगा, बांग्लादेश है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इस सार्क का हम बात करें, इस सार्क की बात करें जिसको दक्षेज भी कहा जाता है, इसका एक खुद का संविधान है, यानी चार्टर है। क्या कहते हैं? चार्टर, घोषणा पत्र है। और इसके अंतर्गत ये बनाया गया सिस्टम कि ये कैसे काम करेगा, क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा। अब जब हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत टोटल कितने सदस्य हैं, यानी सार्क जो है, सार्क के मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं, सार्क के सदस्य देश कितने, सार्क के सदस्य देश हैं, कौन कौन से देश हैं जो सार्क के मेंबर हैं। ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भारत इसका महत्वपूर्ण लीडरशिप देश भी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में सार्क के 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। इस तरह से सबसे पहला जो मेंबर है वो आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में ही लिखूंगा, अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्ला मतलब बांग्लादेश, आप समझ लीजिएगा। तीसरा है, क्योंकि ज़्यादातर भारत के पड़ोसी देश ही है इसमें, भूटान। चौथा है खुद भारत। क्या है? भारत। पांचवा, देखिए एग्जाम में आपके प्रश्न आए तो इन 8 के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मालदीव। कौन सा है? मालदीव। अगर पूछा जाए 6 नंबर पे मालदीव, मतलब हो गया 5 नंबर, 6 नंबर पे कौन सा है तो ध्यान रखना है, पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। और 7वां जो नंबर है वो है 5 6 7, 7वां हो गया श्रीलंका। क्या हो गया? श्रीलंका, ठीक है। अब इस तरह से आपके ये ध्यान रखना है कि टोटल जो मेंबर देश हो जाते हैं वो यहाँ पे 7 हो गए, तो 8वां कौन हो गया? 8वां हो गया नेपाल। कौन हो गया? नेपाल। इस तरह से दक्षिण सार्क के टोटल 8 सदस्य हैं। अब बात करते हैं सार्क की, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा कि अपने इस क्लास को लेकर नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो नोट्स भी ले सकते हैं नाममात्र फीस पर। अब बात करते हैं ये सार्क किस सिद्धांत पे काम करता है, सार्क का क्या उद्देश्य है। तो अगर आपको बताएं सार्क, तो सार्क के घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि ये जो सभी सदस्य देश है ना,
अपनी संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता और इसके आंतरिक मामलों में बिना हस्तक्षेप किए लाभ का समान वितरण करेंगे। यानी पूर्ण तरह से अगर हम बात करें इनके सिद्धांतों की, किसकी बात करें, सिद्धांतों की, तो पहला तो है पूर्णतः सहयोग करना, पूर्णतः सहयोग। अब ये सहयोग किस किस क्षेत्र में किया जाएगा, जो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि इनका सहयोग हर क्षेत्र में होगा और साथ ही साथ इनका सहयोग का पूर्णतः। इसके अलावा ये हम बात करें इसकी क्षेत्रीय अखंडता, जैसे ये जो देश है वो काफ़ी विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, तो इनके मध्य सहयोग को बढ़ावा देना से अखंडता, संप्रभु, समानता, संप्रभु और समानता। इसके अलावा कहा गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता को सम्मान देना। ये सभी देश अपने एक दूसरे देश को इस स्तर पर सम्मान देंगे। सिद्धांतों की बात करते हैं, तीसरा सिद्धांत कहें तो ये अपने हर तरह के दायित्व को पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग या अन्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक बनेगा। यानी अपनी संगठन को प्रमुखता देंगे और उसको बढ़ावा में, जैसे ऐसा नहीं कि G10 है या और कोई अलग संगठन है तो उसके जैसे या उसके सहयोग पर निर्भर नहीं रहना, ये संगठन खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होगा और इस तरह से यह पूर्णतः महत्वपूर्ण काम करेगा। तो ज़्यादातर मुझे 3 ही इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैं आपको 3 यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस दक्षिण जो सार्क है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि भाई सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा पूछा जाए कि ये भाई जो दक्षिण है इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ काम करता है, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है और ये कहाँ काम करता है, अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है वह रखा गया नेपाल। कहाँ रखा गया, नेपाल में काठमांडू। और ये कब किया गया था वहाँ पर, 2005 में। कब इसको यहाँ पे इसका सचिवालय, यानी पूछा जाए मुख्यालय सचिवालय कहाँ है, काठमांडू में है और 2005 से इसकी स्थापना की गई थी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये क्यों, क्योंकि इसका 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तब से इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम बात करेंगे, इसके साथ और भी ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है कि इसके 9 पर्यवेक्षक है। अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा कि 9 पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक का मतलब है इसका सहयोगी देश के तौर पे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये इसके सहयोगी देश थे। अब बात करते हैं कि इनके ये जो संगठन है वो क्या कार्य करता है अपने राज्यों के लिए। ये जो संगठन है ये संगठन अपने सहयोगी देशों के लिए क्या कार्य करता है। तो जस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सी थिंग्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो संगठन है अपने सहयोगी देशों के लिए हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि इन्हीं का संगठन बना है। तो बात करें, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि मानव संसाधन विकास व पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि और विकास के विस्तार को बढ़ावा देने में सहयोग देना, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी का मध्य हस्तांतरण है उसको बढ़ावा देना, उसमें सहयोग देना, आर्थिक, व्यापार और वित्त को लेकर ये आपस में सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है। सामाजिक मुद्दे हो, गरीबी हो या और कोई मसला हो तो उसको मिलकर सुलझाइश करना, ये इनका मकसद है और इसी पर ये कार्य करते हैं। इसके अलावा ऊर्जा, परिवहन और टेक्नोलॉजी के मध्य हस्तांतरण और सहयोग करना, और लास्ट में इनका जो कार्य है इस संगठन का वो है शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, तो ये इस संगठन के क्या हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं। ये संगठन इस कार्य को लेकर काम करता है। और इसके अलावा जो मेन अगर आ जाए कि भाई इस संगठन का उद्देश्य क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हाईलाइट थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, ठीक है ना। वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जब हम बात करें इसके उद्देश्य की तो उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उद्देश्य है कि इनकी
समाज कल्याण हो, आर्थिक उन्नति हो या हर किसी क्षेत्र को हो, तो ये दक्षिणी एशिया में, क्योंकि ये जो 7-8 देश है वो दक्षिणी एशिया में आते हैं, तो दक्षिणी एशिया की लोगों का कल्याण करना ये इसका उद्देश्य है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत आए तो ये इसका एक उद्देश्य हो गया कि इनके कल्याण करना, उनको आपसी सहयोग देना, और इसके अलावा सम्मानपूर्ण जीवन हेतु सामाजिक आर्थिक वातावरण उपलब्ध करवाना, यानी ये सदस्य देश अपने लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन हेतु सामाजिक आर्थिक वातावरण उपलब्ध करवाएंगे, ये इसका उद्देश्य हो गया। इसके अलावा ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यानी हम इसको कहें कि आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना? आत्मनिर्भर। तो फिर हम कहेंगे सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी आत्मनिर्भरता को बढ़ा देंगे कि सभी देश अपनी ज़रूरतों को उत्पादन कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए एक दूसरे के मध्य सहयोग और समझौते की बातचीत करना। इसके अलावा हम बात करें कि चौथा, भले वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य, हर प्रकार से अपने सहयोगी देशों में सहभागी विकास करना। समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं, ये इनके उद्देश्य हैं। क्या है उद्देश्य? एक प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ सकता है जिसको मैं आपको बताऊं कि जैसे इसकी बात करें तो इस संगठन का जो है आपस में काफ़ी संबंध रहता है, काफ़ी अच्छा योगदान रहता है, काफ़ी अच्छी तरह से ये रणनीति के तौर पे काम करते हैं। लेकिन इन संगठन के द्वारा आपस में व्यापार करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता किया, दक्षिणी एशियाई सहयोगी मुक्त व्यापार संगठन बनाया दिया गया। ठीक है, तो अब वो हम बात करते हैं कि इसका एक संगठन है और उस संगठन के अंतर्गत हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। तो अब जैसे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, तो बात करें कि इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू में, कहाँ पे है? काठमांडू में। और इस तरह से ये जो है अपने हर तरह की मीटिंग व्यवस्था की देखभाल भी करता है और इनके अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन सार्क का जब हम बात करें तो सार्क की उपलब्धियों की बात करें तो सार्क ने, जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं कि इसने क्या उपलब्धियां की, ठीक है ना, या अचीवमेंट, इस ग्रुप की क्या अचीवमेंट है? तो पहला, इसने साप्टा का गठन किया। किसका गठन किया? साप्टा, यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संगठन, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संगठन। तो ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि साप्टा क्या है? ये सार्क यानी दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन के अंदर मुक्त व्यापार को लेकर बनाई गई एक रणनीति है और इसके अंतर्गत ये सहयोगी देश व्यापार करते हैं और इसकी स्थापना है या इसके लिए जो प्रोत्साहन दिया गया था वो 1995 में दिया गया। ठीक है, फ्री ट्रेड, क्या कहेंगे हम इसको? फ्री ट्रेड, यानी साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड, तो इसको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा बात करें कि इन्होंने एक और इसके संबंध में एक और संबंध भी बनाया, यानी एफटीए का मतलब है कि फ्री ट्रेड एरिया। क्या कहा? फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया
यानी इनके एरिया के अंतर्गत फ्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनका सहयोग और व्यवस्था ये जो की गई। साथ ही साथ आप ध्यान रखें, एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, वो हुई सार्क विद्यालय, सार्क विश्वविद्यालय। क्या? सार्क विश्वविद्यालय, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सार्क विश्वविद्यालय ये क्या है? भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और पाकिस्तान में फूड एंड एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की जाएगी। तो सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी भारत में, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये भी इसका मेंबर है, तो पाकिस्तान में इसके अचीवमेंट, इसके कार्य को बढ़ावा देने के लिए फूड बैंक एंड ऊर्जा भंडार की स्थापना की जाएगी। किसकी? फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडार। इसकी फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडार की है जो व्यवस्था है वो अपने की जाएगी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो ध्यान रखिएगा कि सार्क का भारत के लिए क्या उद्देश्य, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, प्रश्न ये आ जाए कि सार्क का भारत के लिए क्या महत्व है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। जैसे हम बात करें, सार्क भारत के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण रणनीति है, भारत के लिए काफ़ी साझेदारी तौर पर ही और भारत को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाने में इसका योगदान भी रहा है। लेकिन कुछ पॉइंटों से हम जैसे करें तो पहला तो ये है कि भारत इस सार्क के जरिए अपने पड़ोसियों को आपस में एक सहयोगी गठजोड़ में बनाए रखने में एक सफल हुआ है, या पड़ोसियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस तरह से भारत का अपने पड़ोसियों से एक ही मंच पे सहयोगी और साझा संबंध अच्छे से हो पाता है। बात करें दूसरा, तो यह भू रणनीतिक महत्व के तौर पे भी फायदा है इसका, एक रणनीति अच्छी बन जाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यह विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में, जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका आदि जो देश हैं, वे वन बेल्ट शील्ड की नीतियों के अंतर्गत आते हैं और इनको एक साथ एक मंच पे लाना भारत के लिए काफ़ी सहयोगी और काफ़ी लाभबंद हो सकता है। इसके अलावा बात करें क्षेत्रीय स्थिरता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है और हर कोई भारत का पक्ष या सहयोगी नहीं होता है, या कोई सीन के वजह से भी भड़क सकता है या सीन भड़का सकता है। तो इस वजह से इस सहयोगी संगठन के द्वारा अपने अपने आप भारत के जो पड़ोसी क्षेत्र है इसमें एक स्थिरता रहती है, एक मैनेजमेंट रहता है कि भाई सभी मिलते हैं तो गले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें स्थिरता रहती है और विश्व और शांति सहयोग में ये जो संगठन काफ़ी महत्व दे रहा है, भारत के लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद है ये संगठन। फिर बात करें वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, बिल्कुल भारत को एक विश्व विजेता बनना है, विश्व लीडर बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है। तो ये एक संगठन है जो भारत को एक काबिलियत, अपनी हुनर है वो यहाँ पे दिखाने का मौका दे रहा है। यानी हम बात करें तो ये भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रतिष्ठित कर मंच प्रदान करता है। फिर बात करें कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये एक गेम चेंजर की तरह, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत ने अपनी विदेश नीति में अपनाई थी, इसके तहत ये जो संगठन है वो काफ़ी गेम चेंजर है, क्योंकि इसके द्वारा भारत के काफ़ी जो मंसूबे हैं वो पूरे हो सकते हैं। अब बात करें इसकी चुनौतियाँ क्या है, तो चुनौतियाँ देखो ये है कि एक तो इन संगठन की बैठकें है वो नियमित तौर पे नहीं होती। इसके संगठन चुनौतियाँ बात करें कि सार्क की क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है ना। ये सार्क जो है दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन, इसमें क्या चुनौतियाँ, क्योंकि एक तो ये है कि सभी इसको सही ढंग से फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं, नियमित तौर पे बैठकें नहीं हो रही है, और इसके अलावा इनके मध्य समन्वय नहीं हो रहा है ऊर्जा या संचालन को लेकर, यानी पूरी तरह से एक मजबूत संगठन नहीं बना जैसे आसियान बना था। इसके अलावा तीसरा बात करें चुनौती का, तो वो है कि जो साप्टा जो बनाया गया है, फ्री ट्रेड, यानी इनके सहयोगी देशों में एक मुक्त व्यापार को लेकर जो ये समझौता किया गया है ये संतोषजनक नहीं है। क्योंकि जैसे भारत की ओर से श्रीलंका में व्यापार करना है, श्रीलंका से कहीं और करना है, तो एक देश तो फ्री व्यापार की सुविधा दे रहा है लेकिन दूसरा नहीं दे रहा है। तो इसके जो सभी जो 8 देश है ना, ये इस साप्टा की रजामंदी पर सहमत नहीं है। तो जब मुक्त व्यापार नहीं होगा तो ये आर्थिक गतिविधि आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा बात करें तो इसकी एक चुनौती और है, वो है सबसे बड़ी चुनौती भारत पाक संबंध। जो आपको पता होगा भारत पाक संबंध है वो एकदम यथावत नहीं है, हमेशा कभी गर्म कभी ठंडे होते रहते हैं। और जब सार्क के अंदर भारत पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं तो इसका प्रभाव इस पर भी पड़ता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सार्क की स्थापना, सार्क के संगठन, सार्क के उद्देश्य, सार्क के सिद्धांत और सार्क की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में गौर किया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आए तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब दोबारा जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन आमतौर पर ध्यान रखिएगा कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो कुछ भी अगर चूक गया है तो दोबारा आपसे एक बार ज़रूर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा, दोबारा आपसे मिलेंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।